गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो आप सब? पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो आजकल। तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की आपकी पहली वर्कशीट बेटा मैथमेटिक्स की है, क्लास 9th की, 19 अगस्त 2020, और ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं वर्कशीट। आज आपका टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। वैसे तो ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था। लास्ट क्लास में आपने नया चैप्टर शुरू करा था, लाइंस एंड एंगल्स, और आपको बेसिक एंगल्स के बारे में बताया था। आज शुरू करते हैं। वो कहते हैं इन फिगर 1 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो बेटा ये दिख रहा है, ये ए बी और ये सी डी इस पॉइंट ए पे एक दूसरे को काटती है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। और अगर यहाँ पे देखें तो दो एंगल्स बनते हैं जो एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं। दीज एंगल्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर बट ऑल्सो इक्वल। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट तो हैं पर ये इक्वल भी हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जब कभी आपको दो लाइनें ऐसे काटती हुई दिखेंगी तो आप ये सोच लीजिएगा कि जो ये को एंगल होगा वो इसके सामने वाला एंगल उसके इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा उसके सामने वाला एंगल उसके इक्वल होगा। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट वाले एंगल्स हैं। फिर वो कहते हैं इन फिगर 2 लाइन एम एंड एन आर इंटरसेक्टेड बाय लाइन एल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये लाइन एम थी, ये लाइन एन थी, और इन दोनों को काटने वाली एक ट्रांसवर्स लाइन थी। 1, 2, 7, 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। अब जो एंगल बेटा बाहर की तरफ दिख रहे हैं, बाहर क्या होगा? अब देखो ये सारे पॉइंट इस डायग्राम के लिए बाहर है, तो ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं इनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, और जो अंदर वाले एंगल्स हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब देखते हैं कि कौन से एंगल्स बराबर होते हैं। सबसे पहला है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन एंगल्स मैचिंग कॉर्नर्स आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉर्नर्स मतलब 1 वाला जो एंगल होगा वो 5 के बराबर होगा, और ऐसे ही 5 1 के बराबर होगा। 3 वाला जो एंगल होगा वो 7 के बराबर होगा। 2 वाला जो एंगल होगा वो 6 के बराबर होगा, और 8 वाला जो एंगल होगा वो 4 के बराबर। ट्रिक ये है, ट्रिक सिंपल सी बात आपको कहती है कि अगर 8 की बात कर रहे हैं तो लाइन के नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के बराबर, तो 4 एंगल 8 के बराबर हो गया। ऐसे ही 8 4 के बराबर हो गया। इनको हम कहते हैं बेटा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वैसे तो अगर इसमें देखा जाए कॉरस्पॉन्डिंग के अलावा एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा वर्टिकली ऑपोजिट। तो बहुत सारे हैं ऐसे, हम अभी बहुत सारे नहीं, हम जो बताएं उनको देखते हैं। फिर है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन द टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स on the same pair either internal or external but opposite side of transverse are called alternate angles। जिसकी ट्रिक मैं आपको ऑल्टरनेट एंगल की ट्रिक समझाता हूं। आप सब लोगों ने बचपन में ABCD लिखा होगा, उसमें लास्ट में लिखा होगा Z। तो याद रखो कि Z के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, चाहे बाहर वाले हों चाहे अंदर वाले हों। अब कहेंगे सर ने पता नहीं क्या बोल दिया, बाहर वाले एंगल अंदर वाले एंगल। अब उस ऊपर वाले डायग्राम में देखो Z कहाँ बनता है। इस Z के अंदर वाले जो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल 4 और एंगल 6 ये आपस में बराबर होंगे। आप चाहो तो Z को उल्टा भी बना सकते हो। उल्टा Z कैसे बनेगा? जी ऐसे बनेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 5। इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही ऑल्टरनेट ना बाहर की तरफ भी होते हैं। जैसे ये जो 2 एंगल होगा ये 8 के बराबर होगा, और जो 3 एंगल होगा वो 7 के बराबर होगा। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखते हैं आज की एक्सरसाइज में क्या बोला उन्होंने हमें करने के लिए। तो आज की एक्सरसाइज आपके सामने आ गई है। वो कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में इन फिगर 4 AB इज पैरेलल टू CD। तो ये AB और ये CD पैरेलल है। तो कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। हमने कहा निकाल लेते हैं। देखो y और 130, y और 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो बिना दिमाग लगाए सीधे सीधे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई? y इज इक्वल्स टू 130। अब दूसरी चीज़ देखो, x और y ऑल्टरनेट हैं, तो x बराबर हो जाएगा y के, तो x कितना हो जाएगा? x बराबर x भी 130 हो जाएगा। अभी अभी आपने y की वैल्यू 130 निकाली।
अब दूसरी तरफ देखते हैं, तो दूसरी तरफ ध्यान से देखते हैं, ये लिखा है जी कि ये मुझे एक z बनता हुआ दिख रहा है डायग्राम में। तो अगर ये 50 है तो x की वैल्यू भी कितनी होगी 50। बहुत ही आसान तरीके से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। मैंने कहा जी x इज इक्वल्स टू 50। अब ध्यान से देखिए, अगर x मेरे पास 50 आ गया, एक z मुझे यहाँ भी दिख रहा है, और ये अगर 127 है तो ये पूरा भी 127 होगा, जिसमें से आधा हिस्सा मुझे पता है कि 50 है, तो 127 में से 50 को माइनस कर लूँगा मैं, तो बाकी आ जाएगा। देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये आपके सामने लिखा है मैंने, 127 में से 50 को माइनस करके इसका आंसर आया 70 डिग्री। तो बेटा ये आपका दोनों क्वेश्चन है आज के मैथ्स के। देख लीजिए आपके सॉल्यूशन किस तरीके से हुए हैं इन दोनों क्वेश्चंस के। आपको दे रहा हूँ 3 से 4 सेकंड का टाइम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, या पॉज करके आप नोट डाउन कर चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट पे, जो कि साइंस की है। तो साइंस की वर्कशीट पिछली क्लास में जैसे कि हमने शुरू किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये वर्कशीट नंबर 20 है। अपनी क्लास टीचर का अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। तो कहते हैं जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म देम। तो ज्ञान, एज वी नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पोजेस स्पेशल ट्रेट्स लाइक दे ग्रो, excrete, need food, inhale, exhale, all these necessary activities are known as life processes. They are performed in every living cell by exchange of necessary substances. Cell has special components called cell organelles and every organelle perform a specific task. तो सेल के अंदर जो अलग अलग काम करने के लिए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब हो गया सेल के पार्ट। ये ऑर्गेनल सेल के लिए सारे काम करते हैं। Cell is able to perform all its functions because of these organelles. Every cell has plasma membrane, nucleus, cytoplasm. These help the cell to perform various activities. अब सेल के अंदर उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो उसके लिए अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब है, उसने पूछा ज्ञान ने कि दीदी व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि ज्ञान, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल. The plasma membrane allows the entry and exit of some necessary material in and out of the cell. Only certain materials can pass through it, therefore they are called selectively permeable membrane. The necessary materials like O2, CO2, nutrition and water etc. can enter or exit the cell through plasma membrane by diffusion and osmosis process. Movement of substances from a region of high concentration to a region where its concentration is low is termed as diffusion. तो उन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन सेल को बचा के रखती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है उसके आसपास के एनवायरनमेंट से। इस मेम्ब्रेन की वजह से सेल के अंदर सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही जा सकती हैं। जैसे आपका घर का गेट है, तो कोई भी व्यक्ति आपके घर के गेट के अंदर नहीं आ सकता, आप रोक लेंगे उसे कि भई आप कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे हमारे घर के गेट के अंदर सब चीज़ें नहीं जा सकती, उसी तरीके से एक सेल के अंदर भी सब चीज़ें नहीं जा सकती। सेल के अंदर भी जो चुनिंदा चीज़ें होती हैं वही जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, और जब इसके अंदर जो चीज़ें जाती हैं वो जाती हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। अगर गैस जाएगी तो हम कहेंगे डिफ्यूजन हो रहा है, अगर वाटर जाएगा तो हम कहेंगे ऑस्मोसिस हो रहा है। डिफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. The effect of concentration of water on the cell. On the basis of concentration of water, solution are of 3 types. अब क्या होता है कि सेल के आसपास कितना पानी है इस बात पे डिपेंड करता है कि पानी कहाँ जाएगा। अगर सेल के आसपास पानी ज़्यादा है, यानी कि सॉल्यूशन हैव मोर वाटर देन सेल, तो सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और ऐसे पानी को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। फिर आता है जी, सेल के अंदर भी उतना ही पानी है जितना सेल के बाहर है। तो बेटा अगर सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, तो फिर पानी कहीं जाएगा ही नहीं, जहाँ है वैसे का वैसे ही रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक, और कोई शेप चेंज नहीं होती। फिर है जी हाइपरटोनिक, जब सेल के अंदर पानी कम हो जाए और सेल के बाहर पानी ज़्यादा हो जाए। उल्टा बोल दिया मैंने, सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो जाए और सेल के बाहर पानी कम हो जाए। अब अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो सेल के अंदर से पानी निकलने लगेगा, और अगर सेल के अंदर से पानी निकलने लगेगा तो सेल धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये होता है
एक्सोऑस्मोसिस, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल से कम पानी होता है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान से दीजिए, यहाँ पे हमने पानी की मात्रा नहीं बोली। हो सकता है सेल को एक पानी की बाल्टी के अंदर डालें, लेकिन बाल्टी के अंदर डालने के बाद भी सेल सिकुड़ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरी तरफ देखते हैं क्या लिखा है। प्लांट सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. While plant cell loses water through osmosis, the cell content gets shrinked away from the cell wall along with plasma membrane, and this phenomena is known as plasmolysis. यानी प्लांट सेल में मेम्ब्रेन के साथ साथ एक सेल वॉल भी होती है। ये सेल वॉल प्लांट को प्रोटेक्ट करती है और सेल का जो कंटेंट है अगर वो सिकुड़ने लगे तो सेल को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये प्लाज्मोलिसिस का डायग्राम आपको दिखेगा। देखिए किस तरीके से सेल सिकुड़ रहा है, धीरे धीरे उसके कंटेंट्स और सिकुड़ते सिकुड़ते बिल्कुल छोटा हो गया, लेकिन जो वॉल है वो वहीं की वहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस क्या थी? द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। दूसरा है एक्सप्लेन प्लाज्मोलिसिस विद अ डायग्राम। तो बेटा व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस द सेल कंटेंट गेट्स श्रिंक्ड अवे फ्रॉम सेल वॉल along with plasma membrane. दिस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। अभी समझाया था कि सेल वॉल वहीं की वहीं रहती है, सेल का मटेरियल श्रिंक हो जाता है, उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तीसरा है विच पार्ट ऑफ सेल इज परमिएबल। तो सेल का कौन सा हिस्सा परमिएबल होता है? सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है। चौथा है व्हाट चेंज विल अकर इन रेजिन एंड आरबीसी व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे क्या चेंज आएगा? तो बेटा लिखा है, मैंने लिख दिया कि रेजिन विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड स्वेल अप इन साइज। तो रेजिन किशमिश ऐसा होता है, ऐसे से ऐसा हो जाएगा बिल्कुल अंगूर की तरह। आरबीसी विल ऑल्सो गेन वाटर एंड स्वेल अप इन साइज। तो आरबीसी भी वाटर एब्जॉर्ब करके और उनके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, वो साइज में बड़े हो जाएंगे। तो बच्चे आज का हमने पूरी वर्कशीट सॉल्व कर ली है। अब रह गई है आपकी आज की तीसरी वर्कशीट जो कि है हिंदी की वर्कशीट। हिंदी की वर्कशीट के सॉल्यूशंस के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जाना पड़ेगा और एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। हिंदी की वर्कशीट आज बिल्कुल अलग से बनाई है क्योंकि हिंदी की वर्कशीट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए एक समान थी, तो उसको अलग से बना के डाला है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाइए, क्लिक कीजिए, अपनी हिंदी की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी चेक कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे कल फिर दोबारा कल की वर्कशीट के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।